आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग, परामर्श एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं। मनोविज्ञान की इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यह क्लास एंजाइटी डिसऑर्डर से रिलेटेड है। एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसे हम चिंता विकृति कहते हैं, इसके अंतर्गत 5 मुख्य डिसऑर्डर आते हैं, जिसमें से अब तक हमने फोबिया और पैनिक डिसऑर्डर, इन दोनों का अध्ययन किया है। पैनिक डिसऑर्डर को तो हमने लास्ट क्लास में ही देखा था। उसके बाद इसमें आता है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर या GAD, सामान्यीकृत चिंता विकृति। तो आज की क्लास में हम सामान्यीकृत चिंता विकृति को देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। जैसा कि आप देखें तो नाम से ही स्पष्ट है, सामान्यीकृत चिंता विकृति यानी सामान्य, जो सामान्य स्तर पर ही हो। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है, या कह सकते हैं कि सबसे खराब बात है, मतलब खास बात तो तब होता जब ये अच्छी चीज होती, लेकिन ये क्या है, ये एक डिसऑर्डर है, तो इसको हम कह सकते हैं कि खराब चीज। इसमें क्या होता है, इस पर DSM-4 में काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है इस डिसऑर्डर पर। मतलब DSM-4 के अंतर्गत GAD के बारे में काफी कुछ बताया गया है। और इसमें एक चीज ये बताई गई है कि जो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, वो एक चिरकालिक, अवास्तविक या अत्यधिक चिंता विकृति है। मतलब इसमें जो पर्सन होता है वो किसी ऐसी चीज से ग्रसित होता है, किसी ऐसी चीज से, ऐसी चिंता से ग्रसित होता है जो कि अवास्तविक होती है, और कई बार तो जो उसकी वास्तविकता है उससे बहुत ही ज्यादा अधिक होती है। जैसे मान लीजिए कोई एक बच्चा है, अब उसके एग्जाम में मार्क्स कम आ गए, अब वो उस चीज का इतना टेंशन ले लिया है कि रात दिन सिर्फ उसी के बारे में लगातार सोचता रहता है कि अब मेरे तो नंबर ही कम आ गए, मैं तो आगे कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, अब मैं जब इस एग्जाम में नंबर नहीं ला पाया तो मैं आगे क्या कर पाऊंगा, मेरी तो लाइफ बर्बाद है। मतलब ये चीजें लगातार वो सोचता ही रहता है। जबकि देखा जाए तो जो उसकी चिंता है, ये क्या वास्तविक चिंता है? नहीं, क्योंकि ये वास्तविकता से बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वो सोच रहा है। तो जब इस तरह की चिंता व्यक्ति के अंदर देखी जाती है और वो लंबे समय तक बनी रहती है, तब हम उसे कहते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, या वह व्यक्ति जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर या सामान्यीकृत चिंता विकृति से ग्रसित है। अब ये चिंता परंपरागत रूप से स्वतंत्र प्रवाहित चिंता है, मतलब उसमें व्यक्ति चिंतित रहता ही है और लंबे समय तक। तो इसीलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी या स्वतंत्र प्रवाही चिंता। स्वतंत्र प्रवाही चिंता, या इसे हम फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी भी कहते हैं। किसको? जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर को। इसके बाद देखते हैं, इसमें देखें बताया जा रहा है कि जो जब व्यक्ति इस डिसऑर्डर से ग्रसित हो जाता है, GAD से ग्रसित हो जाता है, तो उसके अंदर हमेशा तनाव, तनाव के साथ साथ चिंता और विकृत अशांति, मतलब उसका मन शांत नहीं रहता है। तो ये सारी चीजें
उसकी लाइफ में देखने को मिलती है। मतलब उसकी जो लाइफ होती है उसकी पूरी लाइफ इन्हीं चीज़ों के आसपास घूम कर रह जाती है। वो हमेशा तनाव में रहेगा, हमेशा चिंतित रहेगा। लेकिन एक चीज़, जैसा कि मैंने बताया, इस चीज़ को ध्यान देंगे कि आपको लग रहा होगा कि ये सारी चीज़ें तो पैनिक अटैक में भी होती थी, बट पैनिक अटैक में और जीएडी में ये अंतर है कि पैनिक अटैक में जो प्रॉब्लम आती थी वो कुछ मिनट या कुछ घंटों के लिए ही होती थी, इससे ज़्यादा नहीं होता था। उसमें पैनिक अटैक आता था पैनिक डिसऑर्डर में, जो कि कुछ मिनट या घंटों तक ही सीमित रहता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम केवल कुछ मिनट या घंटों के लिए नहीं है, वो कुछ महीनों तक बनी रहती है। और दूसरी चीज़, पैनिक अटैक में तीव्रता वो काफ़ी अधिक होती थी। आप देखें तो पैनिक अटैक में वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता था व्यक्ति, उसकी सांस बढ़ जाती थी, कई बार सांस लगती थी कि सांस ही नहीं ले पाएगा, सांस रुक जाएगी, दम घुटने लगता था, हाथ पैर कांपने लगते थे। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत अधिक नहीं है कि उसकी सीवियरिटी बहुत ही ज़्यादा हो, लेकिन इतनी है कि जिससे वो अपने जो डेली लाइफ है वो भी सही से नहीं कर पाता है। मतलब उसकी सीवियरिटी इतनी है जीएडी की तीव्रता कि वो उसको अपने जो काम है, जो उसके आवश्यक काम है, उनको भी करने में बाधा उत्पन्न करती है और लंबे समय से व्यक्ति में बनी रहती है। जैसे अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसके अंदर अगर इसके सिम्टम्स देखे जाएं तो वो अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, लगातार चिंतित रहेगा और लंबे समय तक, मतलब 1 महीने 2 महीने लगातार हमेशा उसके मन में कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। तो ये जीएडी के सिम्टम्स हैं। बट अगर पैनिक अटैक होता तो क्या होता कि उसको कुछ मिनट के लिए बहुत तेज, मतलब सीने में दर्द होना, या जो 13 रिस्पॉन्स देखे थे हमने उसमें से कुछ रिस्पॉन्स दिखाई देते हैं और फिर कुछ मिनट बाद या कुछ घंटों बाद वो सब खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर बताया जा रहा है कि DSM-4 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की जिंदगी में कम से कम 6 माह ऐसे बीते हों जिसमें वो अधिकतर टाइम क्या किया हो, चिंतित ही रहा हो। कितना, एक चीज इसको ध्यान देंगे, कितना टाइम बताया जा रहा है कि अगर कोई पर्सन कम से कम 6 माह तक, 6 मंथ उसने ऐसे बिताए हों कि वो हमेशा चिंतित रहा हो, हमेशा परेशान रहा हो, तब हम उस पर्सन को कह सकते हैं कि वह जीएडी का रोगी है। समझ में आ गया इतनी बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखते हैं हम इसके कुछ सिम्टम्स के बारे में, कुछ लक्षण के बारे में कि जीएडी के प्रमुख लक्षण क्या हैं। तो इनको 3 रूपों में डिवाइड किया गया है, सामवेगिक, संज्ञानात्मक लक्षण और इसके साथ साथ दैहिक लक्षण। सबसे पहले बात करते हैं सामवेगिक लक्षणों के बारे में। सामवेगिक यानी इमोशंस से रिलेटेड है हमारे, तो क्या होगा, उसके अंतर्गत आएगा कि व्यक्ति बेचैन रहेगा, उसके अंदर तनाव, जरूरत से ज्यादा सतर्क दिखाई देगा। मतलब एक पर्सन होता है कि अगर मान लीजिए कि कुछ घर में गिर गया तो वो आराम से देखता है कि हाँ क्या गिर गया। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको ये प्रॉब्लम है, तो अगर घर में कुछ गिरेगा तो वो तुरंत चौंक जाएगा, अचानक से देखेगा कि हाँ क्या हो गया। मतलब एक उसके अंदर चिंता बनी रहती है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि और ज़्यादा मेरे लिए प्रॉब्लम आ जाए। तो उसके अंदर मुख्य रूप से ऐसे पर्सन के अंदर बेचैनी, तनावग्रस्तता, ज़रूरत से ज़्यादा सतर्कता या हैरानी, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ और क्या होगा कि वो हमेशा यही चीज़ सोचता रहेगा कि जैसे कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि मैं अपना, मेरी बॉडी पर से मेरा नियंत्रण खो जाए और मैं कुछ ऐसा काम कर दूं जो मेरे लिए भी दुख का कारण बने और सामने वाले के लिए भी दुख का कारण बने। जैसे आपको ध्यान होगा कि जो फ्रायड की न्यूरोटिक एंजाइटी थी, तो उसमें न्यूरोटिक एंजाइटी में क्या था, उसको, व्यक्ति को ये चिंता रहती थी कि कहीं उसका हाथ अपने, मतलब उसका कंट्रोल अपने हाथ से हट ना जाए और उसका हाथ
किसी को मार ना दे, ऐसी फीलिंग आती थी। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी कि अपने आप से नियंत्रण खो जाने का डर। और इन चीज़ों को सोच सोच कर व्यक्ति काफ़ी लंबे समय तक परेशान रहता है। कब तक? अगर 6 महीने तक ऐसे ही परेशान रहता है तो हम उसको जीएडी के अंतर्गत रख लेते हैं। संज्ञान, आप जानते हैं कि संज्ञान किससे रिलेटेड है? संज्ञान रिलेटेड होता है हमारे जो मेमोरी है, थिंकिंग है, लर्निंग है, इंटेलिजेंस है, इन सब चीज़ों से। तो जब पर्सन के अंदर जीएडी की प्रॉब्लम आती है, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम आती है, तो वह उसकी चिंतन भी डिस्टर्ब हो जाती है। उसका चिंतन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, वो सही से कुछ चीज़ों को याद नहीं कर पाएगा। इसके साथ साथ वो कुछ सीख नहीं पाता है, क्योंकि जब आदमी टेंशन में रहेगा तो कहाँ से कुछ सीख पाएगा, और हमेशा कुछ ना कुछ बुरा होने की ही उम्मीद करता रहता है। यहाँ पर अगर उससे पूछा जाए कि क्या बुरा होगा, ये तो बताइए कि बुरा, आप कह रहे हैं कि बुरा होगा, काफ़ी बुरा होने वाला है, बट होगा क्या? तो अगर इस चीज़ को पूछा जाए तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है वहाँ पर। ठीक। अब दैहिक लक्षण को देखें तो यहाँ पर ये हो गया आपका सामवेगिक लक्षण। इसके साथ साथ संज्ञानात्मक दैहिक लक्षणों की बात करें तो ऐसे व्यक्तियों में क्या होता है, पसीना आना, हृदय गति तीव्र हो जाना, पेट में उनके दर्द होना या पेट में गड़बड़ी। इसके साथ साथ उनको लगेगा कि एकदम सिर एकदम उड़ा उड़ा हवा में, कुछ सेंस ही नहीं रहेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और कई बार तो ऐसे पर्सन्स के अगर आप हाथ पैर भी छू के देखेंगे गर्मी के महीने में भी, तो उनके हाथ पैर एकदम ठंडे, एकदम ऐसा लगेगा कि अभी फ्रिज से निकाल के लाए हैं उनके हाथ पैर को। तो ये सारी चीजें दैहिक लक्षणों में उनके अंतर्गत देखी जाती हैं। यहाँ पर एक केस स्टडी दिया गया है, तो आप ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा फिर से, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि चलिए जीएडी के बारे में बताइए और इससे रिलेटेड किसी एक केस स्टडी के बारे में बताएं। तो उसके लिए आपको केस स्टडी याद होना जरूरी है। अब देखें यहाँ पर डेविसन और नील ने एक केस स्टडी, यानी एक व्यक्ति जो जीएडी से ग्रसित है उसके बारे में यहाँ पर बताया है। 24 वर्ष का एक मैकेनिक था जो कि डॉक्टर के पास गया। किसके? मेडिकल डॉक्टर। तो मेडिकल डॉक्टर ने क्या किया, उसके सिम्टम्स को देखने के बाद, उसके बारे में जानने के बाद उसको कहाँ रिफर कर दिया, उसको भेजा कि आप जाके एक साइकेट्रिस्ट से मिलिए या एक साइकोलॉजिस्ट से मिलिए। अब उसकी प्रॉब्लम क्या थी? उसकी प्रॉब्लम थी कि उसे नींद नहीं आती थी, इसके साथ साथ उसे चक्कर आता था। और जब उसका इंटरव्यू चल रहा था तो स्टार्टिंग में, इंटरव्यू के स्टार्टिंग में वो काफ़ी दुखी दिख रहा था और बोलते बोलते क्या हो रहा था, हाफ जा रहा था। और उसको पसीने भी आ रहे थे, बार बार पानी पीता था फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझती थी, तथा उसमें तीव्र चिंता के लक्षण भी मौजूद थे। वो ये कहता था कि मेरे साथ हमेशा तनाव बना रहता था, लेकिन जब उससे पूछा जाता था कि किस चीज़ का तनाव है तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। इसके साथ साथ जब वो बाकी लोगों के साथ काम करता था तो उसे ये लगता था कि कहीं कुछ ऐसी घटना ना घट जाए, मतलब वो बार बार यही सोचता रहता था कि कुछ अभी ऐसा ना हो जाए कि मुझे हार्ट अटैक आ जाए, मेरी मृत्यु हो जाए। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलती रहती थी, और इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से ही उसको क्या किया गया था, उसको नौकरी से निकाल दिया गया था। ठीक। तो ये आपकी एक केस स्टडी है, किससे रिलेटेड? जीएडी से रिलेटेड। अब इसकी हेतुकी को देखते हैं, इटियोलॉजी को देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पर्सन के अंदर जीएडी को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। तो मैंने जैसे आपको
फोबिया की क्लास में ही बताया था कि जब भी आप इटियोलॉजी देखेंगे तो वहां पर आपको मुख्य रूप से 3 फैक्टर ही दिखाई देंगे, बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर और इसके साथ साथ बिहेवियरल फैक्टर या कॉग्निटिव फैक्टर। तो यहाँ पर 3 फैक्टर हैं, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और कॉग्निटिव बिहेवियरल फैक्टर्स, जैविक मनोवैज्ञानिक कारक और संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक कारक। सबसे पहले बात करते हैं कि वो कौन से जैविक कारक हैं जो जीएडी के होने में सहायक होते हैं। तो इसमें ये देखा गया कि जो आनुवांशिकता है, आनुवांशिकता से रिलेटेड अध्ययन किया गया कि किसी पर्सन के अंदर अगर जीएडी है, मतलब वो जीएडी की प्रॉब्लम से ग्रसित है, तो क्या उसके बच्चों में ये चीज देखने को मिल सकती है, या अगर 2 जुड़वा बच्चे हैं तो अगर एक बच्चे के अंदर जीएडी की प्रॉब्लम है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, तो क्या दूसरे बच्चे के अंदर भी वो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर स्लेटर और सिल्ड ने एक एकांडी जुड़वा मतलब आइडेंटिकल ट्विन, किस पर, आइडेंटिकल ट्विन पर अध्ययन किया और इसमें आइडेंटिकल ट्विन के 70 जोड़े लिए, मतलब 70 ऐसे जोड़े। अब आइडेंटिकल ट्विन के बारे में मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि आइडेंटिकल ट्विन कौन से होते हैं, जब दोनों बच्चे जो जुड़वा बच्चे हैं वो दोनों एक ही जेंडर के हों, तब हम उन्हें आइडेंटिकल ट्विन कहते हैं। जैसे लड़का है तो दोनों जुड़वा लड़के ही हों, लड़की है तो दोनों लड़की ही हों। और फैटर्नल ट्विन्स हम उसे कहते हैं कि जब दोनों में से एक क्या हो, एक मेल हो और दूसरा फीमेल हो, तब ऐसे जुड़वा बच्चों को हम फैटर्नल ट्विन्स कहते हैं। समझ में आ गया। तो स्लेटर और सिल्ड ने 70 जोड़े, 70 जोड़े किसके, आइडेंटिकल ट्विन, मतलब वो या तो लड़के लड़के ही थे या तो लड़कियां लड़कियां ही थी, दोनों, उनको लिया गया। और इसके साथ साथ 28 जोड़े फैटर्नल ट्विन, इनको लिया गया और फिर इनका अध्ययन किया गया। तो देखने को ये मिला कि जो 70 जोड़े लिए गए थे, 70 में से 49% जोड़े ऐसे थे जिनमें अगर एक को जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर था तो दूसरे को भी वो प्रॉब्लम थी या उसके अंदर भी वो प्रॉब्लम देखने को मिली। लेकिन अगर वहीं पर बात करें फैटर्नल ट्विन की, भ्रांतीय जुड़वा बच्चों की, तो उनमें सिर्फ 4% ऐसे केस देखे गए कि जिसमें अगर एक बच्चे को है तो दूसरे बच्चे में भी वो प्रॉब्लम देखने को मिले। तो इस तरीके से यहाँ पर देखा गया कि जो आनुवंशिकता है वो काफी ज्यादा रोल प्ले करती है किसके अंदर, जीएडी को उत्पन्न होने में। अब बात करते हैं हम मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत द्वारा जीएडी की व्याख्या की गई। इसमें फ्राइड की जो थ्योरी थी उसको बेस बनाया गया है और ये बताया गया, जैसे आप जानते हैं कि फ्राइड की थ्योरी में क्या था, ईड, ईगो और सुपर ईगो। तो जब ईगो, ईड और ईगो के बीच में जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता था, मतलब ईड कुछ और चाह रहा है, ईगो कुछ और चाह रहा है, या कई बार ईड और सुपर ईगो के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तब इस संघर्ष के कारण व्यक्ति में क्या होता है, व्यक्ति के अंदर तनाव या चिंता उत्पन्न हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपके रिलेशन में किसी की शादी है और शादी अभी 6 महीने बाद होने वाली है, या सपोज दैट कि आपकी ही शादी फिक्स हो गई है और 6 महीने बाद आपकी शादी होने वाली है। अब अंदर 2 विचार आ रहे हैं, एक विचार आ रहा है कि नहीं मुझे शादी करनी चाहिए, ठीक है, एक विचार आ रहा है कि नहीं अभी नहीं करनी चाहिए, अभी मुझे सेटल हो जाना चाहिए, पहले जॉब पानी चाहिए तब मुझे शादी करनी चाहिए।
और इस विचार को लेकर आप बार 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 चिंतित हैं, लगातार परेशान हैं, और ये भी इतनी हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं कि घर वालों से बोल दें कि मुझे नहीं करनी है या करनी है, इससे रिलेटेड कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो ये क्या है? ये आपके अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, संघर्ष चल रहा है। किसका? एक तरफ आपका अंदर एक विचार आ रहा है कि आपको शादी करनी है, एक विचार आ रही है कि नहीं करनी है। इसके बाद देखते हैं संज्ञानात्मक व्यवहार परक कारक, कॉग्निटिव बिहेवियरल फैक्टर्स। तो कई बार जब सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि पर्सन उसको दूर नहीं कर पाता है, वो अपने आप को एकदम हेल्पलेस महसूस करने लगता है, तो फिर वो उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेता है और वो चीज़ के साथ वो मतलब उसके साथ वो चीज़ बनी ही रहती है। जैसे आपने इसमें सेलिंगमैन का जो एक्सपेरिमेंट था उसको देखा होगा। सेलिंगमैन ने क्या किया था, एक कुत्ते को पकड़कर उसको जंजीर में बांध दिया था और लगातार वहां पर करंट प्रवाहित किया जा रहा था, करंट दिया जा रहा था, और कुत्ता बंधा था इसलिए वो भाग भी नहीं पा रहा था। तो धीरे धीरे वो क्या करता है, वो एकदम हेल्पलेस महसूस करता है और फिर वो उस प्रॉब्लम को ये मान लेता है कि यही मेरा सत्य है और मुझे इसी के साथ जीना है। फिर वो उससे भागने की कोशिश ही नहीं करता और करंट लगता रहता है, फिर भी वो बैठा रहता है क्योंकि उसे पता है कि वो भाग ही नहीं सकता। तो ऐसे ही पर्सन के साथ जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसे पता है कि वो उसको नियंत्रण नहीं कर पाएगा, वो उसके कंट्रोल से बाहर है, तो वो एकदम हेल्पलेस महसूस करने लगता है और फिर उस सिचुएशन को वो एक्सेप्ट कर लेता है और वो सोचता है कि चलो ये चिंता या ये परेशानी मेरे साथ बनी ही रहेगी। देन वो प्रॉब्लम उसके साथ लगातार बनी रहती है क्योंकि वो उसी के बारे में सोचता रहता है। तो इस तरीके से आपका कॉग्निटिव बिहेवियरल फैक्टर हो गया कि उसने उस चीज को सोच लिया, जैसे कुत्ते ने क्या किया, उस चीज को सोच लिया कि मैं इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकता, और फिर वो उसी तरीके का बिहेवियर करने लगा। तो इसलिए यहाँ पर जो सोच है वो किससे रिलेटेड है? कॉग्निशन से, संज्ञानात्मक। और वो चुपचाप बैठा हुआ है, बिहेवियर क्या कर रहा है? कोई बिहेवियर नहीं कर, चुपचाप शांत बैठा है, बस दर्द या करंट सह रहा है। तो ये उसका बिहेवियर हो गया। तो ये चीजें भी कई बार जीएडी को उत्पन्न होने में सहायक होती हैं। ठीक, तो तीन चीजें थी जो जीएडी के, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर को उत्पन्न होने में सहायक होती हैं। एक चीज यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मैनिफेस्ट एंग्जाइटी दिया गया है। मैनिफेस्ट एंग्जाइटी एक्चुअली एक रिक्वेस्ट आया था कि सर मैनिफेस्ट एंग्जाइटी और फ्री फ्लोटिंग एंग्जाइटी के बारे में बताया जाए। तो मैनिफेस्ट फ्री फ्लोटिंग एंग्जाइटी तो आप अभी ऊपर देख ही चुके कि जीएडी को ही हम फ्री फ्लोटिंग एंग्जाइटी भी कहते हैं। मैनिफेस्ट एंग्जाइटी क्या होता है? एंग्जाइटी विच मैनिफेस्ट इटसेल्फ विदाउट एनी अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अदरवाइज नोन एज मैनिफेस्ट एंग्जाइटी। मतलब एक ऐसी चिंता जिसके पीछे कोई मनोवैज्ञानिक कारण ना हो या कोई मनोवैज्ञानिक समस्या ना हो। ज्यादातर देखें तो जब चिंता उत्पन्न होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई मनोवैज्ञानिक कारक रहता है। जैसे इसी में देखें तो यहाँ पर ये जीएडी के उत्पन्न होने का ये मनोवैज्ञानिक कारण था। लेकिन अगर कोई ऐसी चिंता उत्पन्न हो रही है जिसके पीछे कोई मनोवैज्ञानिक कारण है ही नहीं, तो ऐसी चिंता को फिर हम कहाँ रखते हैं? फिर हम उसे रखते हैं मैनिफेस्ट एंग्जाइटी के अंतर्गत। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके उपचार के बारे में, जीएडी के उपचार के बारे में। तो यहाँ पर दो टाइप के उपचार बताए गए हैं। पहला है आपका बायोलॉजिकल या मेडिकल टेक्निक, और दूसरा है आपका कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीबीटी के नाम से जानते हैं। सीबीटी काफ़ी फेमस थेरेपी है। पहले बात कर लेते हैं हम मेडिकल टेक्निक के बारे में। तो इसमें थॉमसन, हंट और सिंह ने जो अपना रिसर्च किया, उस रिसर्च के आधार पर यह बताया कि कई बार जो एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स होते हैं उनको देने से क्या होता है कि जो चिंता के लक्षण होते हैं उनमें काफ़ी कमी आ जाती है। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम ये रहती है कि जैसे ही अगर हम मेडिसिन को बंद करते हैं तो विड्रॉल सिम्टम्स, मतलब दोबारा वो लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इस तरीके से जो
मेडिसिन्स हैं वो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है जीएडी की प्रॉब्लम के लिए। वहीं अगर हम सीबीटी की बात करें तो सीबीटी जीएडी के लिए काफ़ी परमानेंट, मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट है, काफ़ी अच्छी थेरेपी है और इससे लोग सही होते देखे गए हैं। इसमें बटलर ने एक रिसर्च किया और उसमें देखा कि जो उन्होंने 57 जीएडी के रोगियों को लिया जिन्हें 3 समूहों में बांट दिया। अब इसमें 3 समूहों में उनको बांट दिया गया। एक समूह जिस पर क्या किया गया, जिसमें सीबीटी दिया गया, मतलब सीबीटी के द्वारा इलाज हुआ। एक समूह जिसमें बिहेवियरल थेरेपी, सिर्फ बिहेवियरल थेरेपी के द्वारा इलाज हुआ। और तीसरे समूह को इंतजार सूची नियंत्रक के अंतर्गत रखा गया, वेटिंग लिस्ट कंट्रोल के अंतर्गत रखा गया और 4 से 12 सत्र तक उपचार किया गया। यानी कम से कम 4 और मैक्सिमम 12 बार इन लोग को डॉक्टर के पास या थेरेपिस्ट के पास बुलाया गया और इनका ट्रीटमेंट किया गया और 18 महीने तक फिर इनको फॉलो अप किया गया। मतलब ट्रीटमेंट होने के बाद 18 महीने तक इनके ऊपर निगरानी रखी गई। तो इसमें यह देखा गया कि जो सीबीटी के द्वारा जिनका इलाज चल रहा था, सबसे अच्छी रिकवरी रेट उन्हीं की रही। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सीबीटी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, वो सबसे प्रभावी है जीएडी के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।